हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजीनियरिंग जंक्शन। तो दोस्तों, हमने रैंक नलिटी यहाँ तक हमने कल कवर कर लिया था। तो आइए आज हम स्टार्ट करेंगे सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हमारे पास दो तरह की इक्वेशन हो सकती हैं। एक इक्वेशन हमारे पास हो सकती है होमोजीनियस इक्वेशन और दूसरी नॉन होमोजीनियस। होमोजीनियस इक्वेशन हमारे पास ऐसी हैं जिसमें कि a1 x की पावर 1 b1 y की पावर 1 प्लस c1 z की पावर 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन है तो सभी वेरिएबल्स की जो पावर होगी वो 1 होगी। और होमोजीनियस इक्वेशन ये इसलिए है क्योंकि ये इक्वल टू 0 है। ऐसे ही हमारे पास दूसरी इक्वेशन होगी a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू 0। होमोजीनियस इक्वेशन पहचानने का तरीका है ये हमेशा इक्वल टू 0 होगा। और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन भी हमारी लीनियर इक्वेशन है तो इसमें भी जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर 1 होगी, पर लेकिन जो हमारा यहाँ पे जो इक्वल टू 0 हो रहा था यहाँ पे वो इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। ऐसे ही अगर हम दूसरी इक्वेशन देखें ये हो जाएगी हमारी a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। तो ये हमारे दो तरह की इक्वेशंस हो गई, होमोजीनियस इक्वेशन और नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। आइए आगे बढ़ते हैं। अब एक तरीका इन्हें सॉल्व करने का ये है कि हम तीनों को अलग अलग सॉल्व कर दें और यहाँ से हम तीनों के x y z की वैल्यू हम फाइंड आउट कर लें। दूसरा तरीका होता है इसे सॉल्व करने का उसे मैट्रिक्स में चेंज करके। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें एक मैट्रिक्स बनानी है जिसमें इसे हम कहते हैं कोएफिशिएंट मैट्रिक्स। क्योंकि यहाँ पे जो हमारे तीनों इक्वेशंस हैं उनके जो हमारे कोएफिशिएंट्स हैं a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 हम इस मैट्रिक्स में लिखते हैं। दूसरा x y z ये हमारे तीनों वेरिएबल्स हैं, ये हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स हो गई। और इक्वल टू जो हमारे ये कांस्टेंट्स होते हैं इसे हम इक्वल टू वाले वेरिएबल में रखते हैं। इस मैट्रिक्स को हम शॉर्ट में कहते हैं ax इक्वल टू b। तो यहाँ पे a हमारी क्या है, कोएफिशिएंट मैट्रिक्स है, x हमारी वेरिएबल मैट्रिक्स है और b कांस्टेंट मैट्रिक्स। अब यहाँ पे हमें ये देखना है कि अगर हम इस मैट्रिक्स को अगर हम सॉल्व करते हैं, अगर हम इसे मल्टीप्लाई करके इक्वेट करते हैं तो हम वापस इन इक्वेशंस पे पहुँच जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमें ये देखना है कि हमें कब सॉल्यूशन मिलेगा और कब कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। अगर हमारी जो दो लाइंस हैं, जैसे कि फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिए ये जो इक्वेशंस हैं ये एक लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं, ये एक थ्री डी लाइन रिप्रेजेंट कर रही हैं। उसी तरह ये भी एक 3D लाइन है और ये भी एक 3D लाइन है। तो ये तीनों लाइन को जब हम स्पेस में ड्रॉ करेंगे तो हमारे पास तीन कंडीशंस बनेंगी। या तो वो लाइंस एक दूसरे को एक फाइनाइट पॉइंट पे, एक यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी। अगर वो यूनिक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी तो हमें मिलेगा फाइनाइट सॉल्यूशन। दूसरा केस हमारे पास क्या हो सकता है कि वो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हो जाएं। तो अगर वो पैरेलल होती हैं तो हमें मिलेगा नो सॉल्यूशन, क्योंकि वो कहीं पे इंटरसेक्ट ही नहीं करेंगी। और तीसरा कंडीशन हमारे पास बनता है अगर वो दोनों लाइन ओवरलैप कर जाएं, एक के ऊपर ही ओवरलैप कर जाएं, तो हमें मिलता है इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब ये हर एक पॉइंट उन सभी लाइंस को सेटिस्फाई करेगा। तो दोस्तों यहाँ पे है अगर हमें सॉल्यूशन मिलता है या तो फाइनाइट या फिर इनफाइनाइट तो इसे हम कहते हैं कंसिस्टेंट सॉल्यूशन इक्वेशन से। और दूसरा अगर हमें नो सॉल्यूशन मिलेगा तो इसे हम कहते हैं इनकंसिस्टेंट। तो आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हम कैसे इन सभी लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशंस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन।
तो हमें एक बात ध्यान रखना है कि सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन कैन बी बोथ कंसिस्टेंट एज वेल एज इनकंसिस्टेंट। पहले हम नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस की बात करते हैं। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है कि वो इनकंसिस्टेंट भी हो सकता है, कंसिस्टेंट भी हो सकता है। तो आइए अब हम स्टेप्स पर देख लेते हैं कि कैसे कैसे उसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहला स्टेप, हमें जो हम मैट्रिक्स बनाई थी AX इज इक्वल टू B, ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स थी, ये वेरिएबल मैट्रिक्स, और ये थी हमारी इक्वल टू कांस्टेंट वाली। सबसे पहले AX इज इक्वल टू B जो हमने इक्वेशन बनाई है, वहाँ से हम एक दूसरी मैट्रिक्स बनाएंगे A रेशियो B। ये हमारा होगा पहला स्टेप। A जो है हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है और B हमारी जो है इक्वल टू कांस्टेंट वाली मैट्रिक्स। इसको हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, AU। इसे हम कहते हैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स A/B। सबसे पहले हम ये बनाएंगे, फिर उसके बाद दोस्तों बस इस फ्लो चार्ट को हमें फॉलो करना और हमें आंसर स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। सबसे पहले नॉन होमोजीनियस इक्वेशन है, तो हमारे पास दो कंडीशन बन सकते हैं, या तो वो इनकंसिस्टेंट होगा या तो वो कंसिस्टेंट होगा। अब देखिए इनकंसिस्टेंट वो कब होगा, सबसे पहले हमने जो AB मैट्रिक्स बनाई थी, हमने जो ये A/B मैट्रिक्स बनाई है, हम इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे, रैंक, और फिर हम रैंक ऑफ A जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है इसका रैंक फाइंड आउट करेंगे। अगर ये दोनों अनइक्वल आते हैं, अगर ये दोनों इक्वल नहीं आते तो हमारे पास होगा इनकंसिस्टेंट, मतलब जो हमारी लाइंस हैं, तीनों लाइंस हमारी पैरेलल हैं। ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरा केस हमारे पास बनता है कंसिस्टेंट। अब कंसिस्टेंट में भी हमारे पास दो केसेस बनेंगे, या तो वो यूनिक सॉल्यूशन होगा या तो वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। उसे कैसे फाइंड आउट करते हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं यूनिक सॉल्यूशन की। अगर जो हमारा रैंक ऑफ AB मैट्रिक्स है, जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाया है, उसकी रैंक, अगर रैंक ऑफ A जो हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स है, अगर दोनों की रैंक अगर इक्वल आ जाती है, दोनों की रैंक इक्वल आ जाती है, दैट इज इक्वल टू n जो हमारा है नंबर ऑफ वेरिएबल्स, n हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स है। मतलब कि अगर जैसे कि पिछले वाले में हमारे पास 3 वेरिएबल्स थे, तो यहाँ पे n हमारा हो जाएगा 3। ये हमेशा बदलता रहेगा। अगर रैंक ऑफ AB मैट्रिक्स इक्वल टू रैंक ऑफ A इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है, तो यहाँ पे हमारी नलिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स ये भी हमारा हो जाएगा 0। चलिए इस पॉइंट को हम आगे समझेंगे, नंबर ऑफ फ्री वेरिएबल्स को। यहाँ पे हमें इतना ध्यान रखना है, अगर रैंक ऑफ A के इक्वल, रैंक ऑफ AB के इक्वल होता है, वो होता है इक्वल टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स, तो यहाँ पे हमारा होता है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ही हम ट्रिवियल सॉल्यूशंस भी कहते हैं। और दूसरा केस हमारे पास क्या बनता है, दूसरा केस हमारे पास बनता है कंसिस्टेंट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस के। इसे कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए अगर हमारा रैंक ऑफ AB इक्वल टू रैंक ऑफ A इज लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, रैंक ऑफ AB जो हमारी मैट्रिक्स है उसका रैंक अगर रैंक ऑफ A मैट्रिक्स के बराबर है, पर लेकिन वो लेस देन, पर ये दोनों लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं, तो यहाँ पे हमें मिलेगा इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस को ही हम कहते हैं नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। तो आइए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि हम इसे सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हुई हैं, और ये तीनों हमारी नॉन होमोजीनियस इक्वेशंस हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें इसका मैट्रिक्स बनाना है, कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाना है। आइए स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला काम हमारा क्या है, सबसे पहले हम बनाएंगे मैट्रिक्स 1 -2 3 2 -3 0 1 -1 1। ये हमारी कोफिशिएंट मैट्रिक्स। इसके बाद हमारे पास आएगा x
वाई जेड इक्वल टू जो हमारी कांस्टेंट मैट्रिक्स थी 2 3 0। सबसे पहला स्टेप हमें ये करना है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें निकालना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए बी। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स 2 -3 0 1 -1 1 इस टू बी। बी हमारी क्या है 2 3 0। अब रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करने के लिए हमें इसका रैंक निकालना है। तो हम इसका रैंक दो तरीके से निकाल सकते हैं। एक तो इसे रो एक्लॉन फॉर्म में कर सकते हैं। तो आइए रो एक्लॉन फॉर्म से इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हम लगाते हैं एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। तो हम यहाँ पे एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे। सबसे पहले हम दोस्तों क्या कर सकते हैं, हम C1 को यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ हमारा 1 है, यहाँ -1 है। अगर हम दोनों कॉलम्स को ऐड कर दें तो ये हमारे पास 0 मिल जाएगा। सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, C1 चेंज टू C1 प्लस C2। और दूसरा हम यहाँ देख रहे हैं जो हमारा C3 और C2 ये भी -1 1 कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो ये भी हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कर देते हैं C3 चेंजेस टू C3 प्लस C2। फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए हम C2 पे कोई भी ऑपरेशन नहीं लगा सकते क्योंकि C2 जो है वो हमारा यहाँ पे इन्वॉल्व है, इसीलिए C2। तो ये दोनों ऑपरेशन लगाने के बाद हमारे पास क्या बन जाएगा, हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगी वो आएगी -1 -2 1 2 -1 -3 उसके बाद 0 3। क्योंकि ये यहाँ तो हमने कोई चेंज ही नहीं किया, यहाँ हो जाएगा 0 प्लस -3 क्योंकि यहाँ पे C3 इज इक्वल C3 प्लस C2 है। तो 0 प्लस -3 यहाँ हो जाएगा हमारा -3 और यहाँ हमारा एज इट इज़ 3 आ जाएगा। उसके बाद C1 जो है हमारा C1 प्लस C2 है, तो 1 -1 0 यहाँ हमारा 0 हो जाएगा। C2 का एलिमेंट हमारा एज इट इज़ रहेगा। C3 हमारा -1 + 1 0 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा हमारा 0 और ये तो हमारा 0 था ही पहले से। तो यहाँ से हमारी रैंक ऑफ ए बी क्या आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास 3 नंबर नॉन ज़ीरो रोज हैं, तो हमारा रैंक आ जाएगा 3। तो दोस्तों हमने रैंक ऑफ ए बी निकाल लिया। और दूसरा हमें क्या करना है, हमें इसके बाद हमें निकालना है रैंक ऑफ ए। रैंक ऑफ ए फाइंड आउट करना है। रैंक ऑफ ए, यहाँ से आप देखिए यही तो हमारी ए मैट्रिक्स थी। ए मैट्रिक्स हमारी ये पहली 3 जो कॉलम्स हैं ये हमारी ए मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसमें भी नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितने हैं, 3 हैं। तो रैंक ऑफ ए भी हमारा 3 हो जाएगा। अब देखिए रैंक ऑफ ए हमारा 3 हो गया, मतलब यहाँ से हम देख सकते हैं कि रैंक ऑफ ए बी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, दैट इज इक्वल टू 3। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने हैं, 3, जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था। रैंक ऑफ ए बी अगर हमारा रैंक ऑफ ए इक्वल टू अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स होता है तो हमारे पास क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन मिलता है। तो यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, यहाँ पे हमें मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, आइए सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। सबसे पहले जो हमारी जो ए बी मैट्रिक्स है, जो हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाई थी, आइए पहले वो लिख लेते हैं। वन -1 1 0, ये हमारी थी ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो अभी हम इसे रो एक्लॉन फॉर्म में चेंज करते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास जो R2 है, R2 को हम चेंज कर देते हैं R2 -
2r1। देखिए ये हमारा 2 है और r1 में अगर हम 2 मल्टीप्लाई करके इससे माइनस कर दें तो ये हमारे पास 0 बन जाएगा। और दूसरा कि हम क्या करते हैं, हमारे पास जो r3 है, r3 को हमारे r3 है और r1 सेम है, तो r3 माइनस r1 कर दे तो हमारे पास यहाँ पे 0 बन जाएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, r3 माइनस r1, आइए चेंज करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास फर्स्ट रो तो एज इट इज़ रहेगा, r2 क्या हो जाएगा, r2 माइनस 2r1, मतलब 2 माइनस 2 0, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 1, 0 माइनस 6, हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा माइनस 6, यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस 1। ठीक है दोस्तों, उसके बाद हमने r3 को चेंज किया है, r3 माइनस r1, तो 1 माइनस 1 0, माइनस 1 प्लस 2 1, 1 माइनस 3 माइनस 2, 0 माइनस 2 माइनस 2, यहाँ पे हमें ये मिल जाता है। अब पर दोस्तों देखिए, अगर हम यहाँ पे अगर हम अप्लाई कर दें r3 माइनस r2, 0 माइनस 0, 1 माइनस 1 0, तो हमारे पास 2 रो 0 हो जाएंगी। तो आइए अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट रो है वो हमारा एज इट इज रहेगा 1 माइनस 2 3 2, 1 माइनस 2 3 2। सेकेंड रो भी हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफॉर्मेशन लगाया r3 में। तो सेकेंड रो हमारा हो जाएगा 0 1 माइनस 6 माइनस 1, माइनस 6 माइनस 1। और थर्ड रो हमने किया है r3 माइनस r2, तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 2 प्लस 6 4, यहाँ हमारा हो जाएगा 4, माइनस 2 प्लस 1 माइनस 1। तो ये हमारा हो गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बन गया। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारी मैट्रिक्स, अब हम इसे दोबारा लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेंगे। 1 माइनस 2 3 0 1 माइनस 6 0 0 4 इंटू हमारे पास जो 3 इक्वेशंस थी x y z इक्वल टू 2 माइनस 1 माइनस 1। दोस्तों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन लगाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब है कि हमारे जो इक्वेशंस हैं वो हमारे सिंपल हो जाते हैं। जैसे कि आप देख लें, हमारे पास जो पहला इक्वेशन बनेगा वो बनेगा x माइनस 2y प्लस 3z, 3z इज इक्वल टू हमारे पास बन जाएगा 2। दूसरा इक्वेशन हमारा बनेगा y माइनस 6z, y माइनस 6z इज इक्वल टू माइनस 1। और तीसरा हमें बनेगा 4z इज इक्वल टू माइनस 1। तो दोस्तों देखिए, हमारे जो तीनों इक्वेशन है ये हमारे सिंपल हो गए। तो यहाँ से हम बिना कैलकुलेटर के भी, यहाँ से हमें z आ जाएगा माइनस 1/4। अब z की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा y माइनस प्लस 6/4 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 3/2, दैट इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो अब z और y की वैल्यू हम इसमें इस इक्वेशन में रख देंगे, हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू। तो दोस्तों एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करने का हमारे पास ये बेनिफिट होता है कि हम बिना किसी कैलकुलेटर के भी x y z तीनों की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं, इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशंस सॉल्यूशंस ऑफ फ्रॉम ए बी एंड रो एक्लॉन फॉर्म आर सेम। सॉल्यूशन आप चाहे कहीं से भी निकालिए, आपके पास सॉल्यूशन सेम आएगा, पर लेकिन
रो एचलॉन फॉर्म में करने का ये बेनिफिट है कि हमारे पास जो हमारा इक्वेशंस हैं वो सिंप्लीफाई हो जाते हैं, तो वहाँ से हम बिना किसी कैलकुलेटर के भी आंसर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है, वो है कि इफ़ नंबर ऑफ इक्वेशंस इज़ लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स, अगर कहीं पे ऐसी कंडीशन बनती है तो यहाँ से हमारे पास दो ही केसेस बन सकते हैं, या तो नो सॉल्यूशन होगा, या तो लाइंस पैरेलल होंगी, या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होगा। ये हम देखेंगे आगे कैसे। हमें यहाँ पे कोई भी यूनिक सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, हमारे पास दो ही कंडीशंस होंगी, या तो नो सॉल्यूशन होगा या तो फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस होगा। तो दोस्तों हमने देखा अभी तक नॉन होमोजीनियस, अब हम देखेंगे होमोजीनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। होमोजीनियस में हमारे पास सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस बनती हैं। होमोजीनियस में हमारे पास दो कंडीशन बनती हैं, अगर ये कंसिस्टेंट हुआ तो। इनकंसिस्टेंट की बात हम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इनकंसिस्टेंट की कंडीशन जो उसमें थी वही इसमें भी होगी। अगर हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक अगर रैंक ऑफ ए के इक्वल नहीं आता है, अगर वो कंसिस्टेंट होता है, तो हमारे पास दो कंडीशन होंगे, पहला यूनिक सॉल्यूशन, तीसरा नॉन ट्रिवियल और इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हमारा रैंक ऑफ ए है वो हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाएगा। मतलब अगर हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 है तो रैंक ऑफ ए हमारा नंबर ऑफ वेरिएबल्स के इक्वल हो जाएगा। और दूसरा, अगर हमारे पास ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स हुई तो हमारा ऑर्डर जो होगा वो भी n क्रॉस n का होगा। अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स अगर n है तो हमारे पास जो ऑर्डर होगा वो भी n क्रॉस n का होगा। अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वहाँ पे जो हमारा रैंक ऑफ ए है वो हमारा ऑर्डर के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू 0 होगा। पिछले रैंक की क्लासेस में हमने देखा था कि अगर डिटर्मिनेंट अगर नॉन ज़ीरो होगा तो ही हमारा जो रैंक है वो ऑर्डर के इक्वल होगा। और दूसरा इक्वेशन क्या बनेगा, दूसरा कंडीशन हमारी होती है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। यहाँ पे जो हमारी रैंक ऑफ ए है वो लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स हो जाएगी। और अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है तो वो नॉट इक्वल टू n, मतलब हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स में n ही हमारा क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलता है कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है वो हमारा इक्वल टू 0 होगा। क्योंकि दोस्तों पीछे हमने देखा था रैंक वाली क्लासेस में कि रैंक ऑफ ए तभी लेस देन ऑर्डर होगा जब कि उसका जो डिटर्मिनेंट है उस मैट्रिक्स का वो हमारा 0 हो जाता है। आइए दोस्तों इसका भी हम एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और फिर देखते हैं कैसे। तो ये हमारे पास क्या है, एक होमोजीनियस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे हमेशा इक्वल टू 0 है। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें पिछले वाले की तरह ही एक मैट्रिक्स बनानी है। सबसे पहले हम बनाएंगे कोफिशिएंट मैट्रिक्स 1 1 1। y का कोफिशिएंट a+1 है और z का कोफिशिएंट भी a+1 है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे पास ये दोनों 0 हैं, हमारे पास सिर्फ और सिर्फ z का कोफिशिएंट है a² + 1 इंटू x y z इक्वल टू 0, नल मैट्रिक्स, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कुछ भी नहीं है। दोस्तों हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन हमारे पास a की क्या वैल्यू होगी। दोस्तों देखिए, सबसे पहले इनफाइनाइट सॉल्यूशन होने के लिए हमारे पास क्या कंडीशन होनी चाहिए, जो हमारा रैंक ऑफ ए है वो होना चाहिए लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज लेस देन, हमारे पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितने 3 हैं, तो रैंक ऑफ ए हमारी 3 से कम होनी चाहिए। 3 से कम होगा तभी ये हमारा बनेगा इनफाइनाइट सॉल्यूशन। अब देखिए रैंक ऑफ यही हमारी ए मैट्रिक्स है, यही हमारी ए मैट्रिक्स हो जाएगी। तो ए मैट्रिक्स का रैंक अगर हमें 3 से कम करना है, इसका मतलब क्या है कि जो हमारे पास नॉन ज़ीरो रोज़ हैं वो मिनिमम 1 नॉन ज़ीरो रो होना चाहिए। अगर
सभी रोज अगर नॉन जीरो होंगे तो हमारे पास जो रैंक होगा वो हमारा हो जाएगा इक्वल टू 3, पर हमें लेस देन 3 करना है। तो लेस देन 3 करने के लिए हमारे पास एक रो जो है वो नॉन जीरो होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे मिनिमम कंडीशन लेकर चलेंगे। मिनिमम हमें एक रो जीरो चाहिए, तो हमने देखा था रो एक्लॉन फॉर्म में जो हमारी लास्ट रो होती है वही हमारी जीरो रो होती है। तो हम इस रो को ज़ीरो बनाएंगे। इस रो को ज़ीरो बनाने के लिए हमें क्या करना, हमारे पास जो दो एलिमेंट्स हैं वो हमारे पास पहले से ज़ीरो हैं, हमें सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट को ज़ीरो करना है। इसे ज़ीरो करने के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे a² + 1 = 0। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा a = ±j। तो दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन ही MCQ में पूछे जाते हैं। तो देखा आपने, हमें पूछा गया था इनफाइनाइट सॉल्यूशंस के लिए वैल्यू ऑफ a क्या होगी। तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए हमारे पास जो कंडीशन है वो है रैंक ऑफ a शुड बी लेस देन नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं, तो रैंक ऑफ a भी हमारी 3 से लेस होनी चाहिए। अब रैंक को 3 से लेस करने के लिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही पॉइंट है कि हम किसी भी एक रो को नॉन ज़ीरो कर दें। देखिए दोस्तों, अगर हम a = -1 पुट कर दें तो भी हमारी सेकंड रो ज़ीरो हो जाएगी, तो वहाँ से भी हमारी जो रैंक होगी वो 3 से लेस हो जाएगी। पर लेकिन हम सबसे पहले क्या करते हैं, जिसमें मैक्सिमम ज़ीरोस हैं उस रो को ज़ीरो करते हैं। अगर हमारा MSQ क्वेश्चन होता, मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन, तो वहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते, एक तो a = +-j और दूसरा a = -1। पर लेकिन अगर हमारा MCQ क्वेश्चन है तो वहाँ पे जिस रो में मैक्सिमम ज़ीरोस होंगे उसी रो को हम ज़ीरो रो बनाएंगे। तो यहाँ से देख लिया आपने, हमारे पास a की वैल्यू क्या हो जाएगी, +-j। आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम जानते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में। सबसे पहली जो हमारी मैट्रिक्स है वो है हमारी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसकी कंडीशन है अगर a² = a हो जाए। अगर किसी मैट्रिक्स में ये चीज़ होल्ड होती है तो उसे हम कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। दूसरी हमारी मैट्रिक्स है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। इनवॉलंटरी मैट्रिक्स भी हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स की तरह ही होती है, बस यहाँ पे होता है a² = आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाए। और a² = I अगर है तो यहाँ से हमें क्या मिल जाता है, a will be equal to a इनवर्स। अगर कहीं पे ऐसा होता है तो ये हमारी हो जाती है इनवॉलंटरी मैट्रिक्स। तीसरी हमारी मैट्रिक्स है नीलपोटेंट मैट्रिक्स। नीलपोटेंट मैट्रिक्स हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। इसकी कंडीशन है a की पावर k = 0। मतलब k हमारा यहाँ पे है लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ऐसा इंटीजर जो a की पावर k, जिससे कि a की पावर k हमारा 0 हो जाए, वही हमारा हो जाता है यहाँ k की वैल्यू। और नीलपोटेंट मैट्रिक्स ऑफ इंडेक्स a, सॉरी यहाँ पे a नहीं, यहाँ पे k होगा। मतलब जिस वैल्यू पे k की जिस वैल्यू पे ये लिस्ट वैल्यू पे a की पावर k 0 हो जाए। चौथी हमारी मैट्रिक्स है ट्रांजुगेट मैट्रिक्स। ट्रांजुगेट मैट्रिक्स के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले उस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं, फिर उसके बाद हर एक एलिमेंट का हम कॉन्जुगेट कर देते हैं। कॉन्जुगेट करने के लिए हमारे पास क्या होता है, कॉन्जुगेट करने के लिए हमें होता है हमारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका जो हमारा आई वाला जो हमारा टर्म है, हम उसकी साइन चेंज करते हैं। जैसे ये 1 + i है, 1 + i का कॉन्जुगेट हो जाएगा हमारे पास 1 - i। हमारे पास जो i के साथ जो एसोसिएटेड कोफिशिएंट है उसका हम साइन चेंज कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए, इसे हम ट्रांजुगेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं a की पावर थीटा। इसे ट्रांजुगेट लिखने का ये हमारा सिंबल होता है, इक्वल टू a कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट, ये हमारा इक्वल होता है। यानी कि ट्रांजुगेट निकालने के लिए आप पहले ट्रांसपोज लेके फिर उसके बाद आप कॉन्जुगेट कीजिए, या फिर कॉन्जुगेट करके आप ट्रांसपोज लीजिए, दोनों की वैल्यू हमारी इक्वल आती है। ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम a + b का ट्रांजुगेट फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा होता है इक्वल टू a ट्रांजुगेट + b ट्रांजुगेट।
दूसरा ए डॉट बी का ट्रांजुगेट अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो ये हमारा होता है ए ट्रांजुगेट इंटू बी ट्रांजुगेट। ए ट्रांजुगेट का ट्रांजुगेट हमारे पास ए मैट्रिक्स दोबारा मिल जाती है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं। और ए ट्रांजुगेट का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स का ट्रांजुगेट। ये सभी पॉइंट्स हमें एमसीक्यूज़ में, गेट में तो नहीं पर लेकिन दूसरे एग्ज़ाम्स में ये हमसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने किसी एक दोस्त के साथ शेयर करें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।